हाँ, तो भैया ये जो वीडियो बन रहा है ये इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्या है? इसलिए कि जितना भी सर्वांग क्षमता का हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका बेस यही है, आधार। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो पूरा सर्वांग क्षमता समझ में नहीं आएगा, और उसका उल्टा भी है। यानी कि अगर ये वाला समझ में आ गया तो पूरा का पूरा सर्वांग क्षमता जो पार्ट है, जो चैप्टर है, तो वो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये हम दावा करते हैं। ठीक है, तो देखो ये अभी हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हैं। पहला भाग में हमने देखा था कि त्रिभुज क्या होता है, तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, खाली परिचय कि क्या पढ़ना है उस पाठ में। इस अभी से हम लोग शुरू करेंगे कि जो मेन चैप्टर है, यानी कि हमने आपको बताया था कि ये जो पाठ है त्रिभुज वाला, ये ज्यामिति के अंदर आता है। ठीक है, अब ज्यामिति के अंदर इसका नाम क्या है? तो नाम है त्रिभुज। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है हमको सर्वांग क्षमता और असमीकाएं, यानी अगर त्रिभुज बराबर हो जाए या बराबर नहीं हो तब क्या क्या केस बनता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सर्वांग क्षमता। तो ये जो टॉपिक हम लिख के रखे हैं इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, तो उसके लिए हम कुछ भैया कर नहीं सकते हैं। हाँ, पर ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। ठीक है, तो देखो पहला जो टॉपिक है वो है सर्वांग क्षमता होता क्या है। और यदि एक शब्द में तुमको बोल दिया जाए कि भैया बताओ क्या होता है, तो अगर साधारण सिंपल में समझो तो फोटोकॉपी। क्या होता है सर्वांग क्षमता? फोटोकॉपी, मात्र इतना है। अब फोटोकॉपी जब जाते हो करवाने तब क्या होता है, उसमें डालता है वो प्रिंटर के अंदर और निकल के आ जाता है हूबहू। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है सर्वांग क्षमता में। यानी कि अगर कोई भी दो ठो वस्तु, आकृति या कोई भी अगर दो चीज़ें सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो देखने में एकदम हूबहू होंगी। ठीक है, बात की जा रही है देखने में एकदम हूबहू होंगी। ठीक है, इतना हमको लगता है तुमको समझ में आ गया होगा। और यदि दो चीज़ें सर्वांग सम है तो उनके लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक साइन। जैसे मैं मान लो कि दो चीज़ें बराबर हैं तो उनके लिए हम क्या लिखते हैं? तो बराबर का चिन्ह ऐसे होता है, दो ठो पाई। ठीक है, और वैसे ही मान लो कोई हम लिखते हैं कि जो 7 है ये 4 से बड़ा है, तो हम क्या लिखते हैं कि 7 के आगे इसका बड़ा है क्या चिन्ह लगाते हैं। तो उसी प्रकार सर्वांग क्षमता के लिए भी चिन्ह होता है, और वो चिन्ह क्या होता है? वो होता है ऐसे, दो ठो तो पाई आता है बराबर के लिए, ऊपर एक ऐसे तिरछा रेखा जैसे छोटा सा। तो ये तुम जान लो कि ये है सर्वांग सम का चिन्ह। ये सबसे पहले बता दिए कि सबसे जरूरी बात है यही। अब चलो देखो सर्वांग क्षमता, अगर थोड़ा और डिटेल में जाए हम लोग तो सर्वांग क्षमता होता है कि अगर कोई भी दो ठो वस्तु जिनका आकार और आकृति समान हो। समझना, एकदम सिंपल है। क्या है? आकार और आकृति। आकार और आकृति में अंतर समझ में आता है ना? अरे साइज एंड शेप। ठीक है, मान लो कि कोई भी दो ठो चीज़ है, उसका साइज अलग हो सकता है ना? जैसे मैं देखो ये दो ठो मेरे पास पेन है। ठीक है, इनका क्या है? इनमें इनका साइज भी अलग है। देखो जो वाइट वाला है, ये उजला वाला, ये कुछ बड़ा है, और दोनों का जो शेप है, आकार, वो भी अलग अलग है कि नहीं है? जी हाँ। तो अगर कोई भी दो ठो वस्तु है या आकृति, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, ज्यामिति में हम जो पढ़ रहे हैं वो है यूक्लिड की ज्यामिति, और यूक्लिड की ज्यामिति में हम लोग समतल आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बात चलेगी इस पाठ में, वैसे तो सर्वांग क्षमता बहुत चीज़ों में हो सकता है, लेकिन हम लोग चूंकि सिर्फ पढ़ रहे हैं समतल आकृति में। समतल आकृति क्या? अरे सिंपल, मतलब आयत, त्रिभुज, यानी जिसका सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। वृत्त भी आ जाता है, कोई ऊंचाई नहीं हो। ठीक है, अगर वृत्त में ऊंचाई आ जाएगा तो एक तरफ से मान लो कि वो गोला बन जाएगा, जिसको हम बता चुके हैं बहुत पहले ही। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि यदि दो ठो वस्तु है
जिनका आकार और आकृति समान हो तो हम क्या बोलते हैं, वो सर्वांग है। जैसे मैं देखो एक और मेरे पास ये वाला पेन है, तो देखो ये दोनों पेन क्या है, सर्वांग है कि नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आ गया इतना? अब चलो देखो कि क्या सर्वांग क्षमता हम सब पढ़ क्यों रहे हैं, क्या माफ करना, इसका कुछ इस्तेमाल है अपने जीवन में कि सर्वांग क्षमता हमने जान लिया क्या होता है, क्या कुछ इस्तेमाल है? तो बहुत इस्तेमाल है। यदि तुम देखो तो जो नोट बनता है, नोट है ना, 500 10 जितना का भी, वो नोट सब एग्जैक्ट एकदम हूबहू कॉपी रहता है कि नहीं रहता है? एकदम सेम साइज का और एकदम सेम आकार, उतना ही मोटाई, उतना ही चौड़ाई, उतना ही लंबाई। हाँ, तो देखो उसमें सर्वांग क्षमता का उपयोग है कि नहीं है? बिल्कुल है। जरा सोचो यदि ऐसा हो जाए कि कोई नोट 500 का छोटा हो जाए और कोई नोट बड़ा हो जाए, तो भैया क्या होगा? आदमी बोलने लगेगा कि ये नकली है और ये असली है। तो सर्वांग क्षमता समझो कितना ज़रूरी चीज़ है कि यदि ये नहीं रहे तो नोट को बनाने में मुश्किल आ जाएगी। या नहीं तो और देखो, जैसे में तुम्हारे पास पेन होता है ना, पेन, अब एक तो पेन होता है कि भैया लिखो फेंको, लिख दो, जैसे में ये अग्नि ऐसी है। एक होता है रिफ़िल वाला। तो यदि मान लो जो रिफ़िल वाला पेन है और उसका रिफ़िल अगर जो कंपनी बनाती है वो अगर छोटा बड़ा हो जाए तो तुम्हारे पेन के अंदर वो जाएगा ही नहीं। और अगर छोटा हो गया तो भैया क्या होगा, वो ढक ढक करेगा। और यदि बड़ा हो जाए तो तुम्हारे पेन के अंदर नहीं जाएगा। तो जो लीड बना रहा है यानी रिफिल कंपनी, वो एकदम सेम साइज का रहना चाहिए ताकि अंदर जा सके उस पेन के। तो देखो वहाँ पे है सर्वांग क्षमता। और जैसे में चूड़ी बनता है ना, तो जो पहनती है महिलाएं लोग चूड़ी, वो क्या होता है, वो भी बराबर आकार के होते हैं। देखो तो एकदम गोल, सारे चूड़ी ऐसा ही। हाँ, हो सकता है कभी कभी डिफेक्ट निकल आ जाता है, या नहीं तो मतलब। और देखो जो दीवार का जो काठी होता है जिस पर कोई भी सामान वामान टांगा जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, जिसको नेल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेल्स या काठी। भैया वो किसे होता है, उसका भी देखो तो एकदम आकार और जो साइज होता है, आकृति और यानी शेप एंड साइज दोनों एकदम समान रहता है। दोनों में कुछ भी अंतर रहता है? जी नहीं रहता है। और क्या, जिसमें देखो मान लो कि ये क्या है, कॉपी रहता है तुम्हारा, कॉपी या किताब। यदि सोचो कि उसका जो पन्ना है, कॉपी का पन्ना, यदि एक पन्ना बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, तो अच्छा लगता है देखने में खुद से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार देखो कॉपी में भी इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? कॉपी के जो पन्ने हैं उनका अगर मोटाई एक एक कोई ज़्यादा मोटा हो जाए और एक कोई अगर पतला हो जाए, तब अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या नहीं तो देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो भैया जो सर्वांग क्षमता है उसका इस्तेमाल लगभग लगभग हर जगह है तुम्हारे आसपास। जो घर बनता है तो घर में जो ईंटें इस्तेमाल की जाती है, ईंटा है ना जी, घर बनता है तो ईंटा लगता है ना, तो ईंटा का देखना ध्यान से कि लगभग लगभग सेम साइज रहता है, सेम आकार रहता है ना। वो भैया बन किससे जाता है, क्योंकि उसके लिए जो ढांचा इस्तेमाल किया जाता है उसको मोल्ड करने का, ठीक है, उसको ढालने का, वो बराबर होते हैं, वो एक ही आकार में निकलते हैं कि नहीं। या जो मूर्ति बनता है छोटा 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 छोटा, गणेश जी का, पार्वती जी का, वो भी इसे होता है उसी प्रकार का। और देखना है इसका इस्तेमाल, तो देख लो, जैसे मैं मान लो कि देखो ये एक क्या है, तो ये एक है भैया चश्मा, है ना, ठीक। अब इस चश्मे का देखो ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम के अंदर जो इसको बोलते हैं लेंस, ठीक है। तो ये जो लेंस लगे हुए हैं ये भी क्या है, एकदम सर्वांग है। यदि समझ लो, यदि सोच लो कि यदि ये लेंस जो है, जो ग्लास है उसके अंदर भैया जाए नहीं या फिट ना हो, तब क्या होगा, तब हिलने लगेगा और जो पहनने वाला है उसको नुकसान पहुंचेगा। सिंपल है, उसको पसंद नहीं आएगा तो कंपनी का जो नाम है वो भी घाटे में जाएगा, जो बनाने वाला है उसका भी नाम खराब होगा, ठीक है। और क्या पता अगर ये जो है वो अपना पैसा वापस मांग ले। तो सर्वांग क्षमता का उपयोग बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में है, ठीक है। जैसे में जो चॉकलेट आता है,
बाजार में, उसमें तक है। जो बिस्किट आता है, बिस्किट का जो आकार रहता है, मोटाई रहता है, एकदम सेम रहता है कि नहीं रहता है। तो यदि सोचो, यदि सर्वांग क्षमता का जो इनपुट ना डाला जाए उसके अंदर, तो पता चलेगा कि एक बिस्कुट आएगा कि वो पॉकेट से बाहर ही चला जा रहा है। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया कि भैया सर्वांग क्षमता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हर जगह होता है। ठीक है, ये हुआ हम लोग के डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है सर्वांग क्षमता का। अब इस सर्वांग क्षमता का अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। चलो हम, ठीक है, जो हम यहाँ पर लिखते रहते हैं कॉन्ग्रुएंस। और यदि दो वस्तुएं सर्वांगसम हैं तो उनको क्या बोलते हैं, यदि दो वस्तुओं में सर्वांग क्षमता हमको दिखाई पड़ रही है तब क्या बोलते हैं, तब उन दोनों वस्तुओं को हम बोलते हैं सर्वांगसम। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। समझे, ये कुछ है नहीं, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है ना। बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, जैसे में खुश और खुशी, क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है जी नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब चलो देखो, इतना हम लोग जान गए। अब बात आती है कि भैया हम लोग को जो पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि वैसी जो आकृति जो कि समतल हो, यानी कि आयत, वर्ग, वृत्त, और क्या, अभी और भी आगे जाओगे तो मिलेगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है अभी तो हमारा जो ये मेन इस चैप्टर का है, उसमें क्या पढ़ना है, उसे पढ़ना है हम लोग को त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में। तो देखो, अब त्रिभुज क्या होता है हम बता चुके हैं। त्रिभुज भी क्या है, एक आकृति है। तो उसी प्रकार सोचो कि आकृतियां भी सर्वांगसम हो सकती है, यानी उनमें भी सर्वांग क्षमता हो सकती है। जैसे मैं मान लो कि दो ठो तुम्हारे पास वर्ग है। ठीक है, देखो जैसे में तुम्हारे पास दो ठो वर्ग है और इन दोनों का क्या है भैया, इन दोनों का जो भुजा है वो मान लो कि 4 सेंटीमीटर है। तो यदि तुम देखोगे तो वर्ग का परिभाषा क्या होता है कि भैया चारों भुजाएं क्या हो, 90 डिग्री हो, यही ना होता है। ठीक है, और जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर हो, तो ये 90 डिग्री का है कि नहीं है। देखो, तो आकार इन दोनों का सेम हो गया और साइज तो सेम है, क्यों, क्योंकि 4-4 सेंटीमीटर का है। तो भैया ये दोनों क्या समसम होगी, तो बिल्कुल होगी। ये आकृतियां हैं। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास एक आ गया, कोई वृत्त आ गया, कोई वृत्त जिसका जो भैया त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और तुमने इसको बनाया। ठीक है, और मान लो फिर उसी प्रकार तुम्हारे पास एक वृत्त आ गया जिसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो वो दोनों बराबर होगा, वो एकदम सिंपल। क्यों भैया, त्रिज्या आधा होता है ना व्यास का, और ये 14 सेंटीमीटर है टोटल, ये 7 सेंटीमीटर है आधा। तो ये दोनों जब रखोगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, एक दूसरे पे मेल नहीं खा जाएगी, बिल्कुल मेल खाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वांग क्षमता। तो बहुत मुश्किल है समझना, जी नहीं, एकदम आसान है। तो अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास, देखो सिंपल में, अगर इसके लिए हम दो ठो तुम्हारे लिए बना कर लाए भी हैं कुछ, क्या है वो, एक समझो कि डायग्राम जैसा है। हाँ देखो, मान लो कि एक भैया क्या है, त्रिभुज है, क्योंकि हमको तो पढ़ना है भैया त्रिभुजों के बारे में अधिकतर। ठीक है, ये एक भैया क्या है, तो एक त्रिभुज है। ठीक है, दिख रहा होगा, इसका तुमको लंबाई हम लिख दी है। जैसे में ये वाली भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 7 है, ये 6 है। उसी प्रकार मान लो कि कोई एक अन्य जो है त्रिभुज है, ये भी सेम इसी आकार की है, मान जैसे में ये वाली है। तो ये देखो, इसके ऊपर एकदम बैठ जा रहा है कि नहीं। और बैठ जाने के बाद एक चीज़ देखना, जो ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये अपने नीचे वाले को बिल्कुल ढक ले रहा है, दिख नहीं रहा है अब, है ना। तो जो भैया आकृतियां हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेंगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या है। क्यों, क्योंकि एकदम सेम साइज आकार की हैं। तो देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे को ढक लिया। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या है, सर्वांगसम है। अब त्रिभुज का जो तुमको पता है, त्रिभुज के भैया कितने अंग होते हैं हम सब बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो भैया 9 अंग होते हैं, 9। अब देख लेना ध्यान से, मेरा भी दिमाग से उतर रहा है। 3 ठो कोर होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं।
ठीक है, इतना ध्यान में रखना। हाँ, पद 6 होती है, हम लोग जो ये जो 3 कोर होते हैं शायद उनको हम लोग नहीं लेते हैं, पद 6 होता है। एक बार तुम मिला लेना वीडियो से, ठीक है। ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। अब यदि सोचो ये दोनों अगर सर्वनाम है तो तुमको कुछ देखने को मिल रहा है क्या भैया? त्रिभुज अगर ये दोनों सर्वनाम होंगे यानी कि दोनों बराबर हैं एक तरफ से, तो इन दोनों की जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होंगी। सिंपल सी बात है, बराबर होंगी ही होंगी। क्यों? जब एक दूसरे को ढक ले रहा है तो ये बराबर नहीं होगा। सिंपल है बात, बराबर होगा। और यदि मान लो तुम उसका नाम दे देते हो, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी। तो तुम क्या बोलोगे कि अब पी क्यू जो भुजा है ये ए बी के ऊपर चढ़ जाए, एकदम मेल खा जा रही है। इसका मतलब पी क्यू और ए बी क्या है, बराबर है ना जी। इसका मतलब क्या है, पहले तुमको क्या मिला कि पी क्यू क्या है, ए बी के बराबर है। उसी प्रकार जब तुम और देखोगे कि भैया साथ में ए सी जो है, ये ए सी जो है ये पी आर के साथ भैया चढ़ जा रही है कि नहीं है? तो तुम क्या लिखोगे? दूसरा हमारे पास क्या हमने देखा कि पी आर जो है वो ए सी के ऊपर बराबर है। और उसी प्रकार यदि देखोगे नीचे वाला, तो ये जो बी सी है ये किसके ऊपर चढ़ जा रहा है? तो ये क्यू आर के ऊपर है कि नहीं? बिल्कुल है, सिंपल। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, एकदम आसान तो है। तो यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वनाम होंगे तब क्या होगा? तब उनकी जो भुजाएं हैं आपस में बराबर होंगे। एकदम ये लिख के रख लो कि भुजाएं बराबर होंगे। और उसी प्रकार देखो, यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हमको लगता है तुम लोगों को ये सब आता होगा पहले से ही। हम सिर्फ एक स्कोर एक बार सिर्फ तुम्हारे सामने रख दे रहे हैं कि ये जो कोर बन रहा है, देखो ये बी ए सी, इसका नाम जानते हो ना भैया, कैसे नाम रखा जाता है कोर का? तो ये क्या हुआ, बी ए सी, इसका नाम क्या, ए बी सी या सी ए बी कह लो या सी बी ए कह लो, एक ही बात है। तो देखो ये वाला कोर जो बन रहा है ये पी के साथ मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल। जो क्यू वाला है वो बी के साथ मैच कर रहा है, जो सी वाला है वो आर के साथ मेल खा रहा है। तो तुम क्या लिखोगे कि जो कोर है पी ये किसके बराबर है, ए के बराबर। और क्या, जो क्यू है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। और जो ये सी है वो किसके बराबर है, तो माफ करना, ये जो क्यू है वो बी के बराबर है और जो आर है वो कोड सी के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ गया। और क्या हमने देखा कि हम क्या जानते हैं कि भैया त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। जी, हमको बताया गया है कि भैया त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, पी क्यू आर। अब जरा देखो, यदि ये एक दूसरे को ढक रहे हैं तो क्या जो ए है शीर्ष, ये वाला था, इसको बोलते हैं शीर्ष। ये क्या है, ए जो है और ये जो पी है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं मिल जा रहे हैं, है ना जी। यानी कि जो शीर्ष है, अब देखो शीर्ष तो बराबर नहीं ना होते हैं। शीर्ष बराबर कोई चीज कब होता है, जब उसमें कुछ मापन होता है ना। 5 सेंटीमीटर का भुजाएं क्या है, मान लो पी क्यू 5 सेंटीमीटर का है, तो तुमने बोल दिया भैया चलो ये बराबर है। पर यदि किसी चीज में, यदि कोई चीज में कुछ मापन ही ना हो, जैसे में शीर्ष का मापन थोड़ा ना होता है। हम तो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ भैया ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ये तीनों शीर्ष है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें बराबर तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम एक चीज लिख सकते हैं कि ये जो देखो, ये जो पी है ये ए के साथ मेल खा रहा है ना, ठीक है। जो क्यू है वो बी के साथ मेल खा रहा है, बराबर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर बात हो रहा है कि कौन किसके साथ मेल खा रहा है, और आर किसके साथ, तो सी के साथ। एकदम हलवा वाला चीज़ है सब, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो जाए, हमको क्या दिख जाए, हमको ये दिख जाए तीनों कंडीशन। पहला वाला भी यानी भुजाएं बराबर हो, कोर बराबर हो, और ये कौन जो शीर्ष क्या है एक दूसरे के मेल खाती हैं। इसको एक गणित की भाषा में बोल दिया जाता है कि संगत हो। समझ में आ रहा है? संगत कोर भैया हम बताए थे ना, संगत कोर क्या था, एक दूसरे के जो सापेक्ष में लगे। तो देखो अब यहाँ पर बात आता है कि भैया जो हमने भुजाएं बराबर ली है, अब कोई बोल दे नहीं हम तो ए बी को आपने पी क्यू के बराबर मान लिया है भैया, हम तो बोलते हैं नहीं ए बी क्यू आर के बराबर है। तो नहीं, वैसे नहीं होगा। देखो मान लो कि भैया तुमने ऐसे तो रखा है, ऐसे तो हो गया है, पर यदि तुम इस एक जो ए वाला है
इसको P के साथ ना रखकर A को चलो हम रख देते हैं Q वाला के साथ। तो अब देखो क्या ये सर्वांगसम रहती हैं? तो देखो नहीं है, कहाँ है? एक दूसरे के ऊपर भैया ये चढ़ गया कि नहीं? एक दूसरे पे जब ये चढ़ा तो क्या ये सर्वांगसम रहा? जी नहीं। देखो सिंपल है, दोनों में दोनों का आकार बदल चुका है। यानी कि अगर तुमने जो संगत जो शीर्ष है उनको नहीं रखा तो जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम नहीं होगा। इस बात को एकदम गौर करके रख लो। क्या कि अगर जो त्रिभुज है दो ठो वो सर्वांगसम हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी चीज़ क्या है कि जो भी भुजाएं हैं या जो भी कोर है या जो भी शीर्ष है वो संगत होनी चाहिए। संगत का अर्थ समझ रहे हो कि नहीं? यानी जो जिसके साथ मेल खाएगा उसी को उसके साथ मेल बैठाना है। अब किसी के साथ नहीं रख देना है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, अगर मान लो कि ये वाला जो चीज़ है ये स्थिति सही हो जाए, तब हम क्या लिखते हैं? तब हम लिखते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज को इस भैया इस साइन से दर्शाते हैं जिसको हम अभी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे है। चतुर्भुज को ऐसे। ठीक है, ये क्या है? सर्वांगसम है। किसके? ABC के। और सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है? ये तो बराबर के इसके ऊपर एक ऐसा तिरछा मार देंगे। तो ये क्या हुआ? हमने लिख लिया कि भैया जो PQR है वो ABC के सर्वांगसम है। अब यहाँ पर एक ध्यान देना, बहुत जरूरी बात जो हम कब से कह रहे हैं। देखो इसका मतलब ये है कि जो P वाला है वो किसके साथ मेल खा रहा है? A के साथ। जो Q वाला है वो किसके साथ? वो B के साथ। और जो R वाला है वो किसके साथ? वो C के साथ। ये बहुत जरूरी बात है एकदम। यदि तुमको लिखना है PQR किसके भैया हुआ सर्वांगसम, तो सिर्फ ABC के हुआ। तुम ये नहीं लिख सकते हो। तो अगर तुम ये लिखते हो कि PQR सर्वांगसम है त्रिभुज, तुम बदल दिया BCA का। अब तुम बोलोगे भैया क्या गलती क्या है? हम ABC त्रिभुज को BCA भी तो लिख पे करते हैं। तो वो आप वहाँ तक लिखते होंगे, लेकिन अब इस पार्ट में नहीं लिखेंगे भैया। क्या है? इसलिए कि ये जो चीज़ है एकदम मेल नहीं खाती है। देखो क्या PB के साथ मेल खाएगा? बिल्कुल नहीं मेल खाएगा। हाँ, अगर भैया कंडीशन ऐसा हो जाए मेल खाने वाला, जैसे में समबाहु त्रिभुज में हो जाता है ऐसा। अगर समबाहु त्रिभुज में चूंकि क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो भैया जो जितना भी कोण होगा, जितना भी भुजाएं होगा, सब बराबर हो जाएगा। तो उस केस में तुमको लिखना है तो भले तुमको छूट मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे PQR BCA के नहीं हुआ। जब हाँ, यदि तुमने BCA बदला है, तुमने लिख दिया है BCA, तब ये जो PQR वाला है इसको भी बदलना पड़ेगा। तब तुमको लिखना पड़ेगा इसको भी QRP। तब लिखोगे तब भैया सर्वांगसम हो जाएगा। तब जो तुम्हारा चीज़ है उसका कहना उसको मान लिया जाएगा। पर यदि तुम लिख देते हो कि PQR या CAB के बराबर है या CBA, वो भी गलत है। समझे हमने क्या कहा है? जो जिसके साथ मेल खाएगा सिर्फ उसी को लिखना है। ठीक है, अब देखो ये जो कोर है P बराबर है। अब P को तुम क्या लिखते हो? अधिकतर P को क्या लिखते हो? ऐसे यहाँ पर देखो QPR लिखते हो तो QPR लिख दो। और इसको कैसे? तो BAC, इसको BAC, है ना जी। हाँ, यहाँ पे तुमको छूट दिया जा सकता है कि भैया तुम इस कोर के मामले में लिख दो कि कोर CAB, उसमें तुमको थोड़ा बहुत छूट मिल सकता है। स्टैंडर्ड में तो वो भी नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भैया हो जाएगा। उतना तुमको एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं चाहिए। यहाँ पे हो सकता है छूट, लेकिन जब त्रिभुज का लिखोगे तब नहीं गलती करना है। यहाँ पर ये बात एकदम ध्यान में रख लो। ठीक है, अब देखो हमने आपको बता दिया कि यदि दो ठो भैया त्रिभुज सर्वांगसम है तब क्या होगा? तब ये कुल चीज होगा क्या? कि भुजाएं बराबर होंगी, कोण बराबर होगा और शीर्ष क्या होगा? संगत होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं CPCT। जो हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है। CPCT क्या होता है? कुछ नहीं, CPCT का फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम भाग। ठीक है, देखो हम लिख देते हैं
सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम भाग। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल देखो, यदि दो तो भैया त्रिभुज है जो कि सर्वांगसम है, तो उनके भाग क्या हुआ? हमने आपको क्या बताया था भैया? कितना पार्ट होता है? 6 पार्ट। 3 ठो कोर था, 3 ठो त्रिभुज का, 3 ठो जो भुजा थी वो थी त्रिभुज की, वो भी क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। समझ में आया? इसका मतलब सर्वांगसम होने का मतलब क्या है? अब समझो तुम, यदि तुम्हारे पास 2 ठो भैया भुजा है, वो सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या है? मान लो कि ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये दोनों सर्वांगसम। इसका मतलब ये सिंपल एक भाषा में इसका मतलब ये बराबर है। तो सर्वांगसम आकृतियों का होता है, सर्वांगसम भुजाओं का, यानी भुजा मतलब क्या है? रेखा। तो रेखाओं का भी सर्वांगसम होता है। समझ में आया? उसी प्रकार यदि कोर भैया सर्वांगसम है, यानी कि कोर बराबर है, वही बात कही जा रही है। तो सिंपलिसिटी यही है कि यदि भैया त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तब क्या होगा? तब जो उनके भाग है, यानी जो भुजाएं हैं और जो कोर हैं, वो भी सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का मतलब बराबर होंगे। सर्वांगसम को हम लोग यूज करेंगे बराबर दिखलाने के लिए। समझ में आया? और शीर्ष क्या होंगे? शीर्ष बार बार बोल रहे हैं हम, क्या होंगे? संगत। ठीक है। और हमने क्या बोला था भैया? आपको क्या क्या चीज़ों का 2 ठो बात का ध्यान रखना है। क्या? पहला बात कि भैया जो जिसके साथ मेल खाएगा उसी को उसके साथ लिखना है। दूसरा सिंपलिसिटी क्या, यानी सिंपलिसिटी क्या है? हमने लिख दिया भैया यदि 2 ठो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, जैसे मैं मान लो हम लिख दिए कि त्रिभुज, अभी क्या लिखे कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ए बी सी के। इसका मतलब हमने क्या लिख दिया नीचे कि भैया पी क्यू है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर। अब ये कैसे लिख दिया तुम? आप ये कैसे लिख दिए बताओ? तुम ये कैसे लिख दिया? तुमको ये हक कहाँ से मिला? तो तुमको ये हक देता है सिंपलिसिटी। क्यों सिंपलिसिटी ये कहता है भैया कि चूंकि जो भाग है, चूंकि त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो उसका जो भाग होगा, यानी जो भुजाएं होंगी, वो भी सर्वांगसम होंगी ही होंगी। समझ में आया? इस प्रकार से तुमको लिखना है। उसी प्रकार मान लो तुम लिखते हो जो कोर पी क्यू आर है वो कोर ए बी सी के बराबर है, ये भी लिखने का हक कहाँ से मिला? तो ब्रैकेट में तुमको लिखना होगा सिंपलिसिटी से हक मिला है हमको भैया। समझ में आया? सिंपलिसिटी क्या हो गया है भैया? बता चुके हैं बार बार। देखो जैसे मैं सेम चीज़ है यहाँ पर, तुम हम 2 यहाँ पर त्रिभुज बना कर रखे हैं, इसमें ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 हाँ देखो त्रिभुजों के साथ हो सकता है कि उनका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन समझ में आता है भैया? किस ओर रखे हुए हो, कैसे रखे हुए हैं, उनका घुमाव। और पोजीशन हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह पर हो, जैसे यहाँ पर दोनों में अंतर है ना, कि यहाँ पर है ये वाले जो पी क्यू आर है ये इस ओर है, लेकिन और देखो दूसरे इन दोनों के ओरिएंटेशन भी अलग अलग है। इसका मुंह ऊपर की ओर है, ये ऐसे है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इससे मतलब नहीं है। अगर ओरिएंटेशन और पोजीशन स्थिति जो है वो अगर अलग है दोनों, तब कोई मतलब नहीं है। हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि जो भुजाएं हैं और जो कोर है वो बराबर है। और कौन से कोर? संगत कोर। यानी यदि सी वाला हम देखेंगे इसमें, तो इसमें आर वाला देखेंगे। ठीक है, यानी जो इसमें जो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले के बीच में जो कोर बन रहा है, इधर भी वही देखेंगे, जो 5 सेंटीमीटर और जो 6 सेंटीमीटर के बीच में कोर बन रहा है, जो 4 और 6 के बन रहा है, इधर भी देखेंगे कि क्या वो बराबर है। अगर बराबर दिख गया तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल, तो भैया त्रिभुज सर्वांगसम है। और यदि शीर्ष भी संगत मिल गया तब हम क्या बोल देंगे? त्रिभुज सर्वांगसम। और यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो भैया जितना पार्ट सब पार्ट त्रिभुज का वो क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर क्यों हुआ? क्योंकि वो चूंकि सर्वांगसम हो गए तो बराबर हो गए ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया? तो ये हम बता दिए आपको। अब चलो थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि भैया इस पार्ट में सवाल कैसे आएगा, आखिर कैसा सवाल आएगा। तो देखो तुमको दे दिया रहेगा ना कि भैया त्रिभुज, बहुत सारा सवाल थोड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है, हम लोग सब बनाएंगे, घबराने की बात नहीं है। सब तुमको दिया रहेगा कुछ त्रिभुज का आकार
और तुमको दिखलाना रहेगा कि भैया ये दोनों सर्वांग सम है। अब बोलोगे कि भैया कैसे हम लोग ये दर्शाएंगे या दिखाएंगे कि ये दोनों सर्वांग सम है। हमने आपको बता दिया कि भैया सारा भुजा और सारा कोण बराबर, पर क्या कोई छोटा रास्ता नहीं है जिससे हम लोग ये पता कर सके कि भैया सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यदि हमको दोनों त्रिभुजों में कुछ मिल जाए ऐसा जो कि यदि वो चीज़ दोनों के लिए हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता की कसौटियाँ। यानी क्या कुछ कुछ चीज़ मिल रहा है जिसके लिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे ही होंगे। वहीं तुम पढ़े हो ना ए वही कुल है, कोर कोर भुजा, समझ में आ रहा है? भुजा कोर भुजा, भुजा भुजा भुजा, ये कुल क्या है सब? ये कुल कसौटी है। हम लोग इसको नापते हैं, उस पर हथौड़ा चलाते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज़, क्या हमने जो लिखा है वो सही है, क्या त्रिभुजें सर्वांग सम हो रही हैं इस कसौटी से। अगर दो ठो त्रिभुज है, उनकी जो भुजाएं हैं, कैसी भुजाएं? संगत भुजाएं। यानी इसका मैच इसके साथ अगर हो रहा है और इसका मैच इसके साथ और इसका मैच इसके साथ, तो हम लोग उसी के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ, वैसा नहीं करना है, ध्यान में रखना है ये बात। अगर हो रहा है तब हम लोग उससे फिर सवाल बनाएंगे। सवाल कैसे बता चुके हैं, तुमको दिया जा सकता है कि भैया दो ठो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो तुमको कुछ उसमें अपना गणित का इस्तेमाल करके, तुमको CPCT का इस्तेमाल करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो मान लो कि तब क्या तुमको बताना पड़ेगा कि इसकी भुजाएं बराबर होंगी। तुमको दिया जा सकता है प्रूफ करो OB बराबर OC। अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए है ना। जैसे मैं मान लो कि तुमको एक भैया ये त्रिभुज दिया गया है और तुमको बोल दिया है कि भैया ये एक ऐसा सवाल भी है, ये दोनों इसकी समद्विभाजक है। अभी छोटा में समझ लो, तो तुमको दिया जा सकता है कि भाई बताओ ये जो एक त्रिभुज है इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों सर्वांग सम है, दिखाओ। और इससे फिर तुम प्रूव करो कि ये जो रेखाएं हैं, यानी ये जो भुजा है, ये दोनों बराबर है। उससे फिर दिखाओ कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो ये भैया कसौटी है हम लोग का, क्या क्या 5 ठो एस नहीं, उसको हम लोग जानेंगे भी भैया क्यों नहीं हो पाता है। कुछ जो है भैया कसौटी वो नहीं हम लोग फुलफिल कर पाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि सर्वांग समता उसमें वैलिड न रहे, तब हम लोग उसको नहीं लेते हैं। और हमको 5 ठो पढ़ना है, यानी 5 ठो कसौटी। तो अगले वीडियो में हम लोग वो कुल स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में हमसे 1-2 पॉइंट छूट गया हो, तो अगर छूट गया हो और अगले वीडियो में हमको लगेगा कि ये नहीं बताया गया है, तो हम उस वीडियो में बता देंगे। पर अभी तक तो हमने कोशिश किया है कि जितना भी हो सकता था आपको हर चीज़ बता देने का, सर्वांग समता से संबंधित। समझ में आ रहा है? तो चलो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे वो सारा भैया कसौटी के साथ। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए जैसा हमेशा बोलते हैं। और भैया खेलो कूदो बहुत ज़रूरी है, वो कुल जो रखते हैं।